Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my dear students, Yasin Ahmad Mina here. Before proceeding to the next slide, let me ask the same question regarding the definition of statistics I told you in some slides ago. अगर आपको याद है तो बताएं. Statistics is a science of data collection, compilation, tabulation and inference. बिल्कुल ऐसा ही है. ये इस वक्त आपके सामने जो है ना, ये एक पर्ची की सूरत में या एक स्लिप की सूरत में मैंने ये डेटा हासिल कर लिया. सपोज अगर मैं ग्रुप में होता और उस वक्त लेक्चर दे रहा होता तो मेरे पास ये डेटा हार्ड कॉपी फॉर्म में आ जाता. तो ये डेटा कलेक्शन है. अब कंपाइलेशन क्या है? इस डेटा को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना. तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन total 37 observations of the group who has given their consent regarding their teacher. और टीचिंग रैंक्स रिसीव हुए हैं किसी पर्टिकुलर टीचर को स्टूडेंट्स की तरफ से. तो अब इन 37 फिगर्स को देख के क्या समझ में आता है? ऐसे देखें एक नज़र, ये कंपाइलेशन है. तो कंपाइल्ड फॉर्म में डेटा को देखने पर डेटा अपने सीक्रेट्स कभी रिवील ऑफ नहीं करता. याद रखिएगा ये बात. आप डेटा को देखते रहेंगे, डेटा आपको देखता रहेगा, डेटा आपको कुछ नहीं बता रहा. इसका मतलब ये है कि इस डेटा से दोस्ती करने की ज़रूरत है. तो दो तीन चीज़ें ऑब्जर्व करें. सबसे मिनिमम रैंक यहाँ पर लिखा हुआ है 2.7 जो इस टीचर को मिला है, एंड द मैक्सिमम ही इज रिसीव्ड इज 5, राइट. तो इस 2.7 से लेकर 5 तक ये डेटा हमें टेबुलेट करना है. तो देयर आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर दिस टास्क. MS एक्सेल से कर सकते हैं आप, SPSS से कर सकते हैं. जब मैं SPSS के लेक्चर्स पे आऊँगा तो वहाँ पर आपको ही समझ में आ जाएगा कि हाउ टू टेबुलेट अ कंपाइल्ड डेटा, जिस तरह हम ग्रुपिंग करते हैं डेटा की. तो यूजिंग द प्रोसेस ऑफ आइदर MS एक्सेल और SPSS we are able to tabulate the same data I have shown you in the last slide. अब देखिए जो लास्ट स्लाइड में डेटा था, यही डेटा अब एक टेबल की शक्ल में नजर आ रहा है. तो एक तो इसने जगह कम घेरी, ये थोड़ा सिमट के आ गया. प्लस ये कि एक और बात हुई कि वी आर एबल टू प्लॉट दिस डेटा एज वेल. चूंकि यहाँ पर दो एक्सेस बन गए हमारे पास, तो प्लॉटिंग द डेटा यूजिंग द टू एक्सेस, X एक्सेस एंड Y एक्सेस, वी गॉट दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर इज सेड टू बी द हिस्टोग्राम. ये पुरानी बातें हैं, सब जानते हैं. असल चीज है कि हिस्टोग्राम को किसने एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा या बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. और से देखें, ये हिस्टोग्राम आपके सामने बना हुआ है और इसके अंदर ये जो दो बड़ी बार्स हैं ये 3.4 और 3.8 पे हैं. तो इस बात को क्लियर कर लें सबसे पहले. जब भी आप किसी भी वेरिएबल से किसी भी डेटा को टेबुलेट करेंगे तो उस टेबुलेशन में मेजरमेंट्स जो होंगी, मेजरमेंट्स हमेशा X एक्सिस पे आएंगी. जिस तरह यहाँ रैंक्स लिखे हुए, रैंक्स X एक्सिस पे आएंगे. हाइट्स लिखी होंगी मीटर में या फीट के अंदर, वो X एक्सिस पे आएंगी. ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो भी चीजें आप यहाँ पर रखेंगे, मेजरमेंट जो होगी वेरिएबल की हमेशा X एक्सिस पे आएगी. तो फिर Y एक्सिस पे क्या है? फ्रीक्वेंसीज. नहीं जनाब, Y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज नहीं है. फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट इन दीज ब्लू बार्स. आप देखें जो ब्लू कलर की बार्स नजर आ रही हैं आपको, ये फ्रीक्वेंसीज इन ब्लू बार्स के अंदर मौजूद हैं. तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? अकरेंसेस सही है, रिपीटेशन ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज. अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको? टोटल 37 स्टूडेंट्स हैज गिवन देयर कंसेंट रिगार्डिंग देयर टीचर. तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज एक्टिंग लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और पब्लिक. तो अब मैं आपसे पूछूंगा मेजरमेंट्स कहाँ पर हैं? आपने जवाब देना है X एक्सिस पे. मैं पूछूंगा पब्लिक कहाँ पर है? आपने जवाब देना है ब्लू बार्स में. लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ ब्लू बार्स में भी नहीं है पब्लिक, तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई ये तो बात हो गई, मतलब आपने अभी बताया ब्लू बार्स में मौजूद है. यकीनन ब्लू बार्स में है, लेकिन इसके ऊपर जो कर्व सुपर इम्पोज कर दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी कर्व. एंड पब्लिक इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व. तो वही कैलकुलस के कॉन्सेप्ट सारे के सारे कि कैलकुलस क्या है? एरिया अंडर द कर्व की कहानी है. एरिया अंडर द कर्व किसी भी वेरिएबल की टेबुलेटेड फॉर्म का ग्राफिकल वर्जन है. तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून निकला. ये तो बहुत आसान हो गया. इंपेरिकली हैंडलिंग बहुत आसान होती है डेटा की. अब आप देखें गौर से, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ. कोई सी भी दो ऐसी बार्स मुझे ढूंढ के बताएं कि जिनमें मैक्सिमम पब्लिक मौजूद है. तो यकीनन एज इट इज विजिबल द एरो इज ऑल्सो हियर. तो ये 3.4 और 3.8 पर है, राइट. तो पिछली स्लाइड में क्या डिसाइड हुआ था? 3 का मतलब अगर रैंकिंग की हम बात करें तो 1 सीम्स टू बी वेरी पुअर, 5 सीम्स टू बी एक्सीलेंट. तो व्हाट वाज 3? 3 वाज इनडिफरेंट, राइट. 3 वाज इनडिफरेंट, ना अच्छा ना बुरा. तो अगर ज्यादातर पब्लिक 3 से थोड़ा आगे स्टैंड कर रही है तो मैं कह सकता हूँ ये टीचर बेहतर टीचर है. सोच के बताएं, जिस टीचर को रिमार्क्स मिले हैं, रैंक्स मिले हैं,
उस टीचर को मैं कह रहा हूँ कुछ बेहतर है, क्योंकि 3 से आगे होके खड़ी है पब्लिक, तो ये पहली इन्फरेंस है जो हमने डिड्यूस की। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, टेबुलेशन एंड देन इन्फरेंस। अब दूसरी इन्फरेंस देखें, किसी हद तक सिंस आई हैव सुपरइम्पोज दिस पर्टिकुलर कर्व यूजिंग द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, लिहाजा ये जो थोड़ा सा कर्ल आ गया ना यहाँ पर, ये इस तरह से नहीं होता, बल्कि ये जो आइजमटोटिक होती हैं ये, तो ये इट सीम्स लाइक अ नॉर्मल बेल शेप, कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारा दूसरा इन्फरेंस ये है कि किसी हद तक नॉर्मली रैंक किया है स्टूडेंट्स ने। तो नॉर्मल टाइप का डेटा ये भी हमें टेबुलेशन से पता चल गया, ये डेटा में टीचर को बेहतर रिमार्क्स मिले हैं, ये भी हमें कंपाइल वर्जन से नहीं पता चला था लेकिन हमें टेबुलेटेड वर्जन से पता चल गया। अब मुझे सोच के बताएं, अगर ये टीचर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लेगा तो पब्लिक किस तरफ जाएगी, राइट पे या लेफ्ट पे? यकीनन आपका जवाब सही है, पब्लिक राइट पे आ जाएगी, राइट। टीचर अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेगा तो पब्लिक लेफ्ट पर चली जाएगी। अब आई एम काउंटिंग 3 और मैं 3 काउंटिंग करने के बाद बताऊंगा अगर ये टीचर अपनी परफॉर्मेंस खराब कर ले तो वो ये ग्राफ किस तरह से चेंज होगा। 3 2 1 दिस, देखें ये परफॉर्मेंस खराब हो गई, ये परफॉर्मेंस ठीक थी, ये परफॉर्मेंस खराब, ये ठीक, ये खराब। तो ये मामला अब नॉर्मल नहीं रहा बल्कि ये अब नॉर्मल यानी स्क्यूड हो गया है। तो स्क्यूनेस इटसेल्फ इज अ कंप्लेंट, इट इज अ क्लू व्हिच शुड बी इन्वेस्टिगेटेड इन रिसर्च। अगर किसी भी नॉर्मल टाइप की वेरिएबल में अब नॉर्मल बिहेवियर आ रहा हो तो इसका मतलब थिंग्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और इसी तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एविडेंस बेस्ड जो एनालिसिस है उसके आगे हम चलते रहते हैं उसे लेकर, और इसी तरह हम एक रिसर्च को कंपाइल कर लेते हैं। इस मामले में अब टीचर को बुला के पूछा जाएगा कि तुम्हारी पिछली बार परफॉर्मेंस तो नॉर्मल थी बल्कि तुम बेहतर भी थे, तो ये तुम्हें अब क्या हो गया? तो यकीनन वो अपने प्रॉब्लम्स बताएगा, जो भी है उसके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, गोया एक पूरी रिपोर्ट, एक पूरी रिसर्च कंक्लूड हो जाएगी हमारी। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहूँ, मेडिकल स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि ये रैंक्स हैं, भूल जाएं कि ये रैंक्स हैं, सबसे पहले तो भूल जाएं जी, बिल्कुल। तो अब ये अगर रैंक्स नहीं है तो फिर ये क्या है? ये है टाइम ऑफ गेटिंग रिलीफ आफ्टर हैविंग एन इंटरवेंशन, किसी भी इंटरवेंशन के बाद हासिल होने वाला रिलीफ टाइम इन आवर्स, घंटों के अंदर। 2.7 आवर्स के अंदर 3 पेशेंट्स को रिलीफ मिली है, यही है ना, फॉर्चुनेट है 3। और दीज 5 सीम्स टू बी अनफॉर्चुनेट एज कंपेयर टू दीज 3, कि इन्हें तकरीबन 5 घंटे तक लगे, राइट। तो आप मुझे बताएं इस इंटरवेंशन से ज्यादातर कितने पेशेंट्स को कितनी देर में आराम आया है? तो आप कहेंगे 3.4 से 3.8 आवर्स तक मेजॉरिटी को रिलीफ मिल रहा है इस मेडिसिन से। तो मुझे बताएं टेक्निकली दिस मेडिसिन इज गुड और दिस वन, सोच के बताएं। यकीनन आपका वोट अब यहां पर है, बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है उसी तरह रिस्पॉन्स के फर्क से कंक्लूजन्स यानी रिमार्क्स बदल जाते हैं। अगर दवा की एफिकेसी को चेक करना है हमको तो हमें इसमें एफिकेसी नजर आ रही है। इसी तरह हम मुख्तलिफ डेटा सेट्स के हिस्टोग्राम बनाकर मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस को कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये कोई ये पूछेगा कि भाई ये क्या मामला है कि आप जब दवा के रिलीफ की बात आई तो हमने स्क्यूड बिहेवियर को ज्यादा बेहतर कर दिया। तो यकीनन ये तो आप उन पेशेंट से पूछें जिनको दर्द शुरू होता है तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमें ऐसी दवाएं दें कि जिससे हम फौरी तौर पर रिलीफ हासिल कर लें। और अगर किसी को फौरी तौर पर रिलीफ हासिल नहीं करना तो वो कुदरती अमल के जरिए कोशिश करे कि इम्यून सिस्टम जो है उसका ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो। दर्द जब हद से, कहते हैं ना, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसान हो गई। फिर ठीक है, फिर कोशिश करें कि हर्बल मेडिसिन वगैरह यूज करें ऐसी, या फिर कुदरती तौर पर इसको दर्द को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि ह्यूमन है वो चाहता है कि हमें फौरन रिलीफ मिल जाए, तो इसके लिए इंटरवेंशंस जो हैं वो जरूरी होती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे कि हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या होते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।